हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज़ हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विलियम शेक्सपियर्स बायोग्राफी एंड सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू हिज इम्पॉर्टेंट वर्क्स। तो आज की इस वीडियो में हम विलियम शेक्सपियर की लाइफ और इनके वर्क से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। ये जो भी पॉइंट हम डिस्कस करेंगे ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो विदाउट मेकिंग एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम समझेंगे विलियम शेक्सपियर को हम किस रूप में जानते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि विलियम शेक्सपियर ने बहुत सारी प्लेज लिखी है, पोएम्स लिखे हैं और पोएट, और इसी के साथ साथ इन्होंने सोनेट्स भी लिखा है और इन्होंने परफॉर्म भी किया है। इनका एक ग्लोब थिएटर का नाम से इनका एक थिएटर था, वहाँ पे इन्होंने परफॉर्म भी किया है। इस वजह से इनको पोएट, प्ले राइट और एक्टर के रूप में जाना जाता है। इनका जन्म होता है 23 अप्रैल 1564 को स्टेट फोर्ड अपॉन एवन, जो कि इंग्लैंड में पड़ता है। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। जहाँ पे अपॉन लगा है वहाँ पे वो ऑन का प्रयोग कर देते हैं, तो यदि यहाँ पे ऑन का प्रयोग किया जाएगा तो रॉन्ग हो जाएगा, अपॉन सही होता है। इनको बैप्टाइज किया गया था 26 अप्रैल 1564 को। तो ये जो विलियम शेक्सपियर की जो बर्थ होता है, इनके बारे में किसी को कोई कुछ आइडिया, क्लियर आइडिया नहीं है। कोई हमारे पास एविडेंस नहीं कि इनकी बर्थ कब हुई थी, लेकिन चूंकि इनको बैप्टाइज किया गया था 26 अप्रैल 1564 को, तो इसी बेसिस पे अनुमान लगाया जाता है कि इनका जन्म हुआ होगा 23 अप्रैल को, क्योंकि जन्म के 3 दिन के बाद में चर्च में ले जाकर उसका नामकरण किया जाता है व्यक्ति को, क्रिश्चियन कम्युनिटी में। तो इनको जो बैप्टाइज किया गया था 26 अप्रैल को किया गया था। इसी बेसिस पे हम अनुमान लगाते हैं कि इनका जन्म हुआ होगा 23 अप्रैल को, और इनकी मृत्यु हुई थी 23 अप्रैल 1616 को इनकी मृत्यु हुई थी। इन्हें दफनाया गया था होली ट्रिनिटी चर्च में, और इन्होंने स्टडी किया था। जैसे लोगों का मानना है कि जो शेक्सपियर थे बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे, और बहुत सारे क्रिटिक का ये भी मानना है कि जो शेक्सपियर हैं इन्होंने अपना खुद का वर्क कुछ भी नहीं लिखा, इन्होंने चोरी किया है, लोगों से कॉपी किया है, क्योंकि इनकी जो सिग्नेचर होती है वो मैच नहीं करती है। इन्होंने कई जगह अपना सिग्नेचर किया है और इसकी स्पेलिंग अलग अलग है, तो इसी बेसिस पे लोगों का कहना है, ये उनका बिलीफ है, क्रिटिक का कहना है। लेकिन जो इनकी स्कूलिंग होती है, जहाँ पर पढ़ाई किए थे बेसिक एजुकेशन, तो उसका नाम होता है किंग्स न्यू स्कूल पे इन्होंने एजुकेशन प्राप्त किया था, और दूसरा ग्रामर स्कूल। तो ये दोनों स्कूल हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब याद रखेंगे। इनको बार्ड ऑफ एवन और द बार्ड के नाम से भी जाना जाता है। बार्ड की मीनिंग क्या होती है? बार्ड की मीनिंग होती है पोएट, और एवन जो होता है रिवर का नाम होता है जहाँ पे ये रहते हैं। तो जिस नदी के पास में ये रह रहे हैं उसका नाम है एवन, और बार्ड माने पोएट होता है, तो इन्हें पोएट कहा जाता है एवन का, यानी कि एवन का पोएट और द बार्ड के रूप में भी जाना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप याद रखेंगे। जो शेक्सपियर की जितने भी प्लेज इनको क्वीन एलिजाबेथ के सामने परफॉर्म किया गया था, और ये जो होते हैं दो इरा से बिलोंग करते हैं। एक तो एलिजाबेथन इरा से बिलोंग करते हैं, और दूसरा जैकोबियन इरा से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट जो एपिटॉफ होता है, जो एपिटॉफ क्या होता है कि जब भी कोई व्यक्ति मर जाता है, मरने के बाद में उसको दफनाने के बाद में उसके कब्र पे एक पत्थर लगाया जाता है, और पत्थर पे कुछ लाइनें लिख दी जाती हैं, और उसी लाइन को हम एपिटॉफ के रूप में जानते हैं। तो इनकी एपिटॉफ यानी कि कब्र पे लिखा हुआ है, गुड फ्रेंड फॉर जेजस सेक फॉरबियर टू डिग द डस्ट इनक्लोज्ड हियर, ब्लेस्ड बी द मैन दैट स्पेयर्स दीज स्टोन्स एंड कर्स्ड बी ही दैट मूव्स माई बोन। तो ये इनकी लाइन, ये जो लाइन है इनकी टॉम पे यानी कि इनकी कब्र पे लिखा हुआ है। ये कहना चाहते हैं उस आदमी को ब्लेस मिले, यानी कि उसको वरदान मिले, आशीर्वाद मिले, जो मुझको बिल्कुल टच भी न करे, मेरे साथ बिल्कुल छेड़छानी न करे। लेकिन जो व्यक्ति मेरे कब्र के साथ छेड़छानी करे उसको कर्स मिले, उसे अभिशाप लगे। शेक्सपियर जो होते हैं, इनकी वाइफ का नाम होता है एन हैथवे होता है। जिस समय शेक्सपियर की शादी होती है उस समय शेक्सपियर की एज होती है 18 ईयर्स की, 18 साल की एज में ये शादी करते हैं। और इनकी जो वाइफ होती है इनसे 8 साल की बड़ी होती है, यानी कि अगर इनकी वाइफ की एज की बात करें तो उसकी एज होती है 26 ईयर की, इनसे 8 साल की बड़ी होती है। ये जो इनके पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स में इनके फादर का नाम होता है जॉन शेक्सपियर, और इनकी मदर का नाम होता है मैरी आर्डेन, ये इनकी पेरेंट्स होते हैं। जो शेक्सपियर होते हैं, शेक्सपियर की जो वाइफ है एन हैथवे, इन दोनों लोगों से इनके 3 बच्चे होते हैं। एक बेटी होते हैं सुजाना, ये जो बेटी होती है इनकी शादी के 6 महीने के बाद ही पैदा होती है। जी हाँ, ये जो बेटी सुजाना होती है इनकी शादी के 6 महीने के बाद ही पैदा होती है, और 2 ट्विंस पैदा होते हैं, एक को हम हैमलेट के नाम से जानते हैं और दूसरा जूडिथ। काफ़ी लोगों का यह भी कहना है कि जो हैमलेट होता है इसी के ऊपर ये जो हैमलेट इनका प्ले है उसको लिखा गया है। और अगला पॉइंट ये है कि जो शेक्सपियर हैं इन्होंने टोटल 39 प्लेज लिखे हैं।
38 इनकी कंप्लीट प्ले है, एक जो है इनका अधूरा प्ले है, तो प्ले अधूरा है। तो टोटल इन्होंने 39 प्लेस लिखे हैं और टोटल 154 सोनेट्स लिखा है इन्होंने। उसमें से 3 लॉन्ग नैरेटिव पोएम है। और इनकी जो पोएम्स है, जैसा कि हमें, या पोएम्स की बात करें या प्लेस की बात करें, तो जैसा कि हमें पता है पहले पब्लिश नहीं की गई थी। इनका जब फर्स्ट फोलियो आता है, फर्स्ट फोलियो यानी कि फर्स्ट एडिशन 1623 में आता है और इसमें पब्लिश किया गया था 36 प्लेस को, इसमें 36 प्लेस को पब्लिश किया गया था। और ये पब्लिश किया गया था जॉन हेमिंग्स और हेनरी कॉन्डेल के द्वारा। ये 2 व्यक्ति होते जिनके द्वारा इनका फर्स्ट फोलियो पब्लिश किया गया था। और इसे पब्लिश किया गया था मिस्टर शेक्सपियर्स कॉमेडीज, ट्रेजेडीज एंड हिस्ट्रीज, इस नाम से इसे पब्लिश किया गया था। तो याद रखेंगे इनका जो फर्स्ट फोलियो होता है उसमें 36 प्लेस को पब्लिश किया जाता है। और जो 36 प्लेस होते हैं उसमें से 14 कॉमेडीज होती हैं, 10 हिस्ट्रीज होती हैं और 12 ट्रेजेडीज होती हैं। और ये टोटल मिला करके 36 प्लेस हो जाते हैं। ये जो हमारा फर्स्ट फोलियो होता है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें जो प्ले होता है, जैसे पेरिकल्स है, द प्रिंस ऑफ टायर है, टू जेंटलमैन ऑफ किंग्स, टू नोबल किंग्समैन, ये जो पॉइंट होते हैं यानी कि ये 3 प्लेस होते हैं, इनको फर्स्ट फोलियो में पब्लिश नहीं किया गया था। ठीक है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि पेरिकल्स, उसमें ऑप्शन रखा जाता है और वो पूछते हैं कि कौन सा प्ले है जो कि इसमें पब्लिश नहीं किया गया है फर्स्ट फोलियो में, तो आपका आंसर हो जाएगा पेरिकल्स। अगली बार क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि ये तीनों ऑप्शन दे देंगे और आपसे पूछेंगे एक चौथा ऑप्शन उसमें दे दिया जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा प्ले है जो कि फर्स्ट फोलियो में पब्लिश किया गया था। तो ये तीनों प्ले आपको याद होना चाहिए, तभी आप आंसर कर पाएंगे। इनका एक कॉर्डेनियो होता है, लव स्लेवर विन होता है, ये दोनों लॉस्ट प्ले है, यानी कि इसकी जो है खो गई थी, इनकी कॉपियाँ पब्लिश नहीं हो पाए थे, तो इसको भी फर्स्ट फोलियो में शामिल नहीं किया गया था। जो फर्स्ट फोलियो होता है वो डेडिकेट किया गया है विलियम हार्वर्ड को। जी हाँ, जो फर्स्ट फोलियो होता है उसे किसे डेडिकेट किया गया है? विलियम हार्वर्ड को डेडिकेट किया है। ये जो होते हैं अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक होते हैं, 4th अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक होते हैं। और फिलिप हार्वर्ड को एड्रेस किया गया है जो कि 3rd अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक होते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि जो फर्स्ट फोलियो होता है उसे किससे एड्रेस किया गया है, किसे संबोधित किया गया है या डेडिकेट किया गया है। बेन जॉनसन जो है, बेन जॉनसन इन्होंने प्रीफेस लिखा था, जो फर्स्ट फोलियो होता है उसका प्रीफेस लिखा था। और उस प्रीफेस में इन्होंने लिखा था शेक्सपियर इज नॉट ऑफ एन एज बट ऑफ ऑल टाइम। शेक्सपियर जो है वो किसी एक एज के नहीं है, किसी एक ज़माना या काल के नहीं है, बल्कि वो सभी ज़माने से, सभी टाइम से बिलोंग करते हैं, यानी कि उनकी जो वर्क है वो सभी समय के लिए यूज़फुल हैं। तो ये लिखा गया है किसके द्वारा? बेन जॉनसन के द्वारा लिखा गया है। और ये कहाँ पर लिखा गया है? शेक्सपियर का जो फर्स्ट फोलियो होता है उसकी प्रीफेस में लिखा गया है। शेक्सपियर की, जैसा कि हमने आपको बताया कि इन्होंने टोटल 10 हिस्ट्री प्लेस लिखे हैं। और वो जो इनके हिस्ट्री प्लेस होते हैं इनको अब याद रखेंगे। ये जितने भी हेनरी वाले आते हैं ये सारे इनके हिस्ट्री प्लेस होते हैं। तो आपके एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सा हिस्ट्री प्ले है, तो अब याद रखेंगे जितने भी हेनरी वर्ड वाले आते हैं प्ले, ये सारे हिस्ट्री प्ले हो जाते हैं। रिचर्ड जब भी आ जाएंगे तो ये भी हिस्ट्री प्ले होंगे। और एक नाम इसी के साथ में आप और याद रखेंगे और वो है किंग जॉन। जब कभी भी किंग जॉन का प्रयोग कर लिया जाएगा तो वो भी हिस्ट्री प्ले है। दैट मीन्स कि ये जो है हेनरी हो गया, किंग जॉन हो गया, रिचर्ड हो गया, अगर ये 3 नाम इंक्लूड किए जाते हैं शेक्सपियर के प्ले में तो वो सारे हेनरी, तो वो सारे हिस्ट्री प्लेस होते हैं। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। इसके इनके कुछ प्रॉब्लम प्लेस हैं, इन्होंने 3 प्रॉब्लम प्लेस लिखे हैं, जिसमें से मेजर फॉर मेजर है, ट्रायलस एंड क्रिसेडा है, ऑल्स वेल दैट्स एंड्स वेल। ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल की मीनिंग होती है अंत भला तो सब भला। तो ये इनके प्रॉब्लम प्लेस हैं। इनकी 4 ग्रेट ट्रेजेडी है जिसके लिए शेक्सपियर बहुत ही फेमस है। ट्रेजेडी की स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लेंगे। तो ये जो ट्रेजेडीज होती है 4 ट्रेजेडीज है जिससे लिखा गया है विलियम शेक्सपियर के द्वारा। अब विलियम शेक्सपियर अपने इन्हीं 4 ट्रेजेडीज की वजह से जाने जाते हैं, जिसमें से पहला है हैमलेट। हैमलेट की फुल टाइटल है द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट द प्रिंस ऑफ डेनमार्क। इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, टू बी और नॉट टू बी दैट द क्वेश्चन। ये जो लाइन होती है इसके जो है हीरो हैमलेट के द्वारा बोली जाती है और ये बहुत ही फेमस लाइन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछी गई है, तो इसको आप जरूर याद रखेंगे। ओथेलो होता है द ट्रेजेडी ऑफ ओथेलो द मूर ऑफ वेनिस होता है, ये भी इनकी बहुत ही फेमस ट्रेजेडी है। किंग लियर हो गया और मैकबेथ हो गया, तो ये जो इनकी बहुत ही फेमस ट्रेजेडी है। ये जो हैमलेट होता है, हैमलेट पे एक मूवी बनाएगी हैदर, उस मूवी को आप देख सकते हैं। और जो दूसरा होता है आपका ओथेलो, ओथेलो जो होता है इस पर एक मूवी बनाएगी ओमकारा, ओमकारा मूवी बनाएगी, उसको आप देख सकते हैं। तो इसी पे बेस्ड है ओथेलो पे। नेक्स्ट, अच्छा ये जो जितनी भी हमारी ट्रेजेडीज हैं इनका जो सोर्स होता है, तो इनका सोर्स आप याद रखेंगे। इन ट्रेजेडीज का सोर्स है
होलिंशेड्स क्रॉनिकल, जिसको पब्लिश किया गया था 1577 में, और इसे लिखा गया था राफेल होलिंशेड के द्वारा। ये इनका सोर्स है। अगला पॉइंट है रोमन प्लेज। रोमन प्लेज भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इसमें का कौन सा एक रोमन प्ले है। तो रोमन प्लेज में हमारे पास जो है वो है जूलियो सीजर है, एंटोनियो एंड क्लियोपात्रा है, कोरियोलैनस है, टाइटस एंड्रोनिकस। टाइटस एंड्रोनिकस इसको लिखा गया था कोलेबोरेशन में जॉर्ज पीली के। कोलेबोरेशन की मीनिंग होती है उनकी सहयोग से लिखा गया था इसे। अब याद रखेंगे जो भी हमारे पास रोमन प्लेज है इनका सोर्स होता है प्लूटार्च, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है अर्ली कॉमेडीज। जो अर्ली कॉमेडीज होती हैं ये बहुत ही सक्सेसफुल उतना नहीं होती हैं या उतना अच्छा नहीं होता है, इसको इमेच्योर ट्रेजेडीज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अर्ली कॉमेडीज या इमेच्योर कॉमेडीज। इसमें आती हैं आपकी द कॉमेडी ऑफ एरर्स होता है, जो कि इनका जो है कॉमेडी ऑफ एरर इनका सबसे लॉन्गेस्ट प्ले होता है। लव स्लेवर लॉस्ट है, टू जेंटलमैन ऑफ एरोना होता है, तो ये प्ले होते हैं इनके अर्ली कॉमेडीज होते हैं। मिच्योर कॉमेडीज जो उनकी होती हैं, ठीक है, मिच्योर में आते हैं जैसे मच एडो अबाउट नथिंग, 12th नाइट और व्हाट यू विल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इनकी सब टाइटल है, आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 12th नाइट का सब टाइटल क्या है, तो आपका आंसर होगा और व्हाट यू विल। द मर्चेंट ऑफ वेनिस है और एज यू लाइक इट, ये इनकी मिच्योर कॉमेडीज हैं। ट्रेजिक कॉमेडीज यानी कि रोमांसेस। ट्रेजिक कॉमेडीज ऐसे कॉमेडी को बोला जाता है जिसमें ट्रेजिडी भी होती है और कॉमेडी भी होती है, ठीक है, या रोमांस भी उसी में होता है। इसमें जैसे द टेम्पेस्ट हो गया, सिम्बेलाइन है किंग ऑफ ब्रिटेन, विंटर्स टेल है, पेरिकल्स है प्रिंस ऑफ टायर। द कॉमेडी ऑफ एरर्स एंड टेम्पेस्ट जो होती है इसमें फॉलो किया गया है अरिस्टोटेलियन यूनिटी ऑफ टाइम, यानी कि अरिस्टोटल ने जिस तरह से यूनिटी ऑफ टाइम को फॉलो करते हैं अपने वर्क्स में, उसी तरीके से इसमें भी फॉलो किया गया है। और यूनिटी ऑफ टाइम का मतलब ही होता है कि ये 24 घंटे के अंदर अंदर एंड हो जाती है, खत्म हो जाती है। नेक्स्ट है लव्स लेवर्स लॉस्ट। ये जो लव्स लेवर लॉस्ट होता है इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हैं कि इनका जो लव्स लेवर लॉस्ट होता है इसमें सबसे लॉन्गेस्ट यानी लॉन्गेस्ट सीन इसी में है, लॉन्गेस्ट स्पीच है, लॉन्गेस्ट सिंगल वर्ड यूज़ किया गया है जो कि यहाँ पर मेंशन किया गया है। ये लॉन्गेस्ट सिंगल वर्ड है जो कि यूज़ किया गया है लव्स लेवर्स लॉस्ट में। इनकी एक प्ले है टेमिंग ऑफ द श्रू, उसमें इंडक्शन टेक्निक का प्रयोग किया गया है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। आपसे पूछा जाएगा कि इंडक्शन टेक्निक का प्रयोग कहाँ पे किया गया है, तो आप बताएंगे टेमिंग ऑफ द श्रू। श्रू के माने होता है ये बहुत ही बेकार औरत होती है या बहुत ही अड़ियल टाइप की औरत होती है, और टेम के माने काबू करना होता है। तो उसमें क्या दिखाया गया है कि एक व्यक्ति होता है किस तरह से एक बिगड़ालू औरत को काबू में करता है, कब्जे में करता है, जो है उसको एकदम अनुयायी बना देता है, अपना एक सब और सिविलाइज्ड औरत बना देता है। पेरिकल्स एंड प्रिंस ऑफ टायर जो होते हैं इसमें जॉन गोवर जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है हर एक एक्ट को प्रोलॉग के साथ में। तो अब याद रखेंगे जो पेरिकल्स होता है या प्रिंस ऑफ टायर होता है जो कि फर्स्ट वॉल्यूम में पब्लिश नहीं हुए थे, इसमें जॉन गोवर ने हर एक एक्ट को एक प्रोलॉग के साथ में इंट्रोड्यूस किया है। अब हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को और बात कर लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट है शेक्सपियर्स लॉन्गेस्ट प्ले कौन सा है, तो शेक्सपियर का लॉन्गेस्ट प्ले हैमलेट होता है। शेक्सपियर का शॉर्टेस्ट प्ले होता है कॉमेडी ऑफ एरर्स है, ठीक है, तो ये जो कॉमेडी ऑफ एरर्स है ये शेक्सपियर का शॉर्टेस्ट प्ले है। और शेक्सपियर्स फर्स्ट प्ले होता है हेनरी 6 पार्ट सेकेंड, जी हाँ, हेनरी 6 पार्ट सेकेंड होता है शेक्सपियर का फर्स्ट प्ले होता है। और शेक्सपियर का लास्ट प्ले होता है द टेम्पेस्ट, स्वैन सॉन्ग के भी रूप में इसे जाना जाता है, जो शेक्सपियर का लास्ट प्ले है। जब लास्ट वर्क किसी का होता है तो उसको हम जानते हैं स्वैन सॉन्ग के रूप में। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि शेक्सपियर का स्वैन सॉन्ग क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा द टेम्पेस्ट। और इनकी जो अगर पूछा जाएगा कि 4 ट्रेजेडी जिनकी है तो इनकी शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी कौन सी है, तो आपका आंसर हो जाएगा मैकबेथ इज द शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी। शेक्सपियर की जो फर्स्ट ट्रेजेडी होती है वो टाइटस एंड्रोनिकस होती है, जिसे लिखा गया था कोलेबोरेशन में किसके, जॉर्ज पीली के। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसे आपको ध्यान रखना है। रॉबर्ट ग्रीन जो कि मेंबर होते हैं यूनिवर्सिटी विट्स के, ठीक है, यूनिवर्सिटी विट्स यानी कि ऐसे लोग जो कि यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे उनके मेंबर होते हैं रॉबर्ट ग्रीन। इन्होंने शेक्सपियर के बारे में कहा है कि ही इज़, इसके बारे में कहा है कि ही इज़ एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद आवर फेदर्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शेक्सपियर को क्रिटिसाइज किया गया है रॉबर्ट ग्रीन के द्वारा। और रॉबर्ट ग्रीन ने कहा है अपस्टार्ट क्रो, किसे कहा है, शेक्सपियर को कहा है। शेक्सपियर ने एक्टर के रूप में भी काम किया है अपनी ही प्लेस में, जैसा कि हम सभी को पता है कि शेक्सपियर की
जो लॉर्ड चैम्बरलेन की एक्टिंग कंपनी थी उन्हीं के द्वारा एक थिएटर बनाया गया था 1599 में, ग्लोब थिएटर के नाम से, और उसी में शेक्सपियर के प्लेस को परफॉर्म किया जाता था। वहाँ पे शेक्सपियर एक्टिंग भी करते थे। तो ये जो इनका प्ले है मैकबेथ में, मैकबेथ इनकी ट्रेजेडी ही, इसमें शेक्सपियर ने किंग डंकन का रोल प्ले किया है। हेनरी फोर्थ में किंग हेनरी का रोल प्ले किया है। एज यू लाइक इट में एडम का रोल प्ले किया है, और हैमलेट में घोस्ट का रोल प्ले किया है। हेनरी फिफ्थ में कोरस का रोल प्ले किया है। तो ये जो है इन्होंने एक्टिंग भी किया है अपने ही प्लेस में। और इनके कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि फॉरेस्ट एसोसिएटेड विद द प्ले, कौन से प्ले हैं और उस प्ले से कौन सा फॉरेस्ट संबंधित है। तो इसे मैकबेथ में डिस्क्राइब किया गया है ब्रिमन वुड को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैकबेथ में ब्रिनम वुड को डिस्क्राइब किया गया है। एज यू लाइक इट में फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन को डिस्क्राइब किया गया है। मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसॉर में विंडसॉर फॉरेस्ट को डिस्क्राइब किया गया है। रोमियो एंड जूलियट में कैपुलेट ऑर्चर्ड को डिस्क्राइब किया गया है। तो ये कुछ फॉरेस्ट है जिनके प्ले में डिस्क्राइब किया गया, उन्हें आप ध्यान में रखेंगे। आगे कुछ और पॉइंट है, ट्रेजिक फ्लॉ। अच्छा, ये ट्रेजिक फ्लॉ क्या होता है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि हैमर्शिया क्या होता है, तो आप बताएंगे हैमर्शिया की मीनिंग होती है ट्रेजिक फ्लॉ, यानी कि कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो शेक्सपियर की, कैरेक्टरिस्टिक हम नहीं कह सकते हैं, कमियां होती हैं जो शेक्सपियर के हीरो के अंदर होती हैं, और उसी कमी की वजह से उसका डाउनफॉल हो जाता है, उसका पतन हो जाता है, उसका डिक्लाइन हो जाता है। तो हैमर्शिया मीन्स होता है ट्रेजिक फ्लॉ, यानी कि कुछ कमी होती है शेक्सपियर के हीरो के अंदर। तो जो हैमलेट होता है उसके अंदर कमी होती है किस चीज़ की, इनडिसाइसिवनेस की होती है। ओथेलो के अंदर जेलसी की कमी होती है, और किंग लियर के अंदर सेल्फ डिल्यूजन फ्लैटरी होता है, यानी कि इसको चावलूसी की बहुत ज़्यादा लत होती है। ऐसे चावलूसी बहुत पसंद होता है जिसकी वजह से इसका डाउनफॉल हो जाता है, बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कोरियोलाइनस में प्राइड होता है। जूलियस सीजर में एक्सेसिव एम्बिशन, बहुत ज़्यादा एम्बिशन की वजह से उसका डाउनफॉल होता है। और रोमियो और जूलियट में रैशनेस ऑफ एक्शन बिफोर थिंकिंग, सोचने से पहले एक्शन में जल्दबाजी किया गया है और इसकी वजह से पतन हो जाता है। तो इस चीज़ को इसमें दिखाया गया है। तो ये जो होते हैं ट्रेजिक फ्लॉ है, FLAW होता है, ट्रेजिक फ्लॉ है शेक्सपियर के कैरेक्टर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो है 7 है मोस्ट पॉपुलर फीमेल कैरेक्टर्स। कुछ इसमें जो है पॉपुलर फीमेल कैरेक्टर्स हैं जो कि शेक्सपियर के प्लेस में यूज़ किए गए हैं, तो उन कैरेक्टर को हम डिस्कस करेंगे। आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये जो कैरेक्टर है वो किस प्लेस से बिलोंग करता है। तो इसे कॉर्डेलिया है। कॉर्डेलिया बहुत ही अच्छी लड़की होती, बहुत ही सिविलाइज्ड और सभ्य लड़की होती है, जिसे यूज़ किया गया है किंग लियर में। पोर्शिया जो होती है इसे मर्चेंट ऑफ वेनिस में यूज़ किया गया है। लेडी मैकबेथ में यूज़ की जाती है, बहुत ही क्रूएल टाइप की औरत होती है, बहुत ही एम्बिशियस होती है। बेट्रिस जो होता है मच शैडो अबाउट नथिंग में आता है। डेस्डेमोना जो है यूज़ की गई किसमें, ओथेलो में, जो कि बहुत ही मासूम होती है, अपने ओथेलो से बहुत ज़्यादा प्रेम करती है, लेकिन वो गलतफहमी का शिकार हो जाता है और इसे डेस्डेमोना को जान से मार देता है। बाद में उसे पता चलता है कि उसने गलती किया है, लेकिन अब वो बाद में क्या कर सकता है। रोसालिंड जो होता है एज यू लाइक इट में यूज़ किया गया है। वियोला जो है 12th नाइट में यूज़ किया गया कैरेक्टर। ओफिलिया जो हीरोइन होती है हैमलेट की, और मिरांडा को यूज़ किया गया है द टेम्पेस्ट का। मिरांडा भी बहुत अच्छी लड़की होती है और बहुत अच्छा कैरेक्टर भी है। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 4 कैरेक्टर में से कौन सा कैरेक्टर दूसरे से भिन्न है, अलग है, ऐसा पूछा भी जा चुका है। तो इसमें यूज़ किया गया क्रॉस ड्रेसिंग। शेक्सपियर ने अपने प्लेस में यूज़ किया है क्रॉस ड्रेसिंग। और ये क्रॉस ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है कि जब फीमेल कैरेक्टर होता है मेल का कपड़ा पहन करके अपने लवर को, अपने प्रेमी को फॉलो करती है, तो उसी को कहा जाता है क्रॉस ड्रेसिंग। तो जूलिया जो है, जो कि एक कैरेक्टर होती है 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना में, और इसने क्रॉस ड्रेसिंग यानी कि इसने कपड़ा पहना था मेल में, अपने आप को बॉय के रूप में ट्रांसफॉर्म किया था अपने लवर का पीछा करने के लिए। पोर्शिया होती है, मर्चेंट ऑफ वेनिस में आती है, उसकी हीरोइन होती है, और ये अपने को डिस्गाइज कर लेती है एक मैन के रूप में। उसके बाद में ये एक एडवोकेट बन जाती है, लॉयर बन जाती है, और जाकर के बैसेनियो का मुकदमा लड़ती है, उसको जिताती भी है। तो ये भी जो है अपने आप को मेल के रूप में वहाँ पर रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि फीमेल का जाना कोर्ट में अलाउ नहीं होता है उस समय। वियोला जो है ये भी अपने आप को मेल के रूप में जो है मेल के कपड़े पहनती है, अपना भेष बदलती है, और इसे यूज़ किया गया है 12th नाइट में, ठीक है। तो ये ओर्सिनो इसका जो लवर होता है उसको पाने के लिए। नेक्स्ट है रोजालिंड जो होती है, इसको यूज़ किया गया एज यू लाइक इट में। और जो रोजालिंड होती है, रोजालिंड एक्ट्स एज अ शेफर्ड टू एस्केप फ्रॉम ड्यूक फ्रेडरिक से बचने के लिए शेफर्ड के रूप में वो एक्ट करती है, और अपने ऑर्लिंडोज के लव को टेस्ट करने के लिए ऐसा करती है।
इमोजिन जो होती है जिसको सिम्बेलाइन में यूज़ किया गया है इमोजिन को, इमोजिन क्या होती है कि ये भी मेल का रूप धारण करती है और अपने प्रेमी जिसका नाम होता है पोस्थमस उससे मिलने जाती है। तो ये कुछ क्रॉस ड्रेसिंग का यूज़ किया गया है शेक्सपियर के प्लेस में, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप जरूर याद रखेंगे। सोनेट की हम बात कर लेते हैं। शेक्सपियर की सोनेट इतनी ही फेमस है कि उनको शेक्सपियरियन सोनेट के रूप में जाना जाता है। जो सोनेट होती है इसे पब्लिश किया था 1609 में, इसे पब्लिश किया था थॉमस थॉर्प के द्वारा पब्लिश किया गया था और इसे पब्लिश किया गया था शेक्सपियरियन सोनेट के नाम से। जैसा कि हम सभी को पता है कि शेक्सपियर ने टोटल लिखा है 154 सोनेट। तो ये जो 154 सोनेट्स होती हैं और एक इसमें लॉन्ग नैरेटिव पोएम होती है लवर्स कंप्लेंट, इसी को पब्लिश किया गया था 1609 में। इसमें जो सोनेट 156 होती हैं उसमें से 126 सोनेट जो होती हैं, जैसे हमारे पास टोटल सोनेट कितनी है 154 है, जिसमें से 126 सोनेट को डेडिकेट किया गया है मिस्टर WH को और बाकी की जो हमारी 28 सोनेट होती हैं उसे डेडिकेट किया गया है इन्होंने अपनी बिलव्ड डार्क लेडी को एड्रेस किया है। कुछ स्पेशल कैरेक्टर है शेक्सपियर के प्लेस में, उसको भी हम देख लेते हैं। जैसे स्पेशल कैरेक्टर में है घोस्ट है जो कि हैमलेट में आ रहा है। विचेस को मैकबेथ में यूज़ किया गया है, 3 विचेस होती हैं। फॉलस्टाफ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, आपके एग्जाम में पूछा गया कि फॉलस्टाफ क्वीन एलिजाबेथ का कौन सा कैरेक्टर होता है जो फेवरेट कैरेक्टर होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा फॉलस्टाफ। और इसको यूज़ किया गया है हेनरी IV पार्ट 1 में, हेनरी IV पार्ट 2 में और द मेरी वाइफ ऑफ विंडसोर में इसे यूज़ किया गया है। फूल्स हैं, कुछ फूल्स यानी कि क्लाउन होते हैं, विदूषक होते हैं जो कि प्लेस में यूज़ किए गए हैं और इनका ही बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट भूमिका होती है, इस वजह से ये भी इंपॉर्टेंट, तो अब इन्हें याद रखेंगे। टच स्टोन को यूज़ किया गया एज यू लाइक इट में, ग्रेव डिगर को यूज़ किया गया हैमलेट में, फेस्टे यूज़ किया गया 12th नाइट में, फूल यूज़ किया गया है किंग लियर में और निक बॉटम जो है इसे यूज़ किया गया है अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फूल्स हैं जिसे आप याद रखेंगे। अगले कुछ और पॉइंट्स को देखते हैं। लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स की बात हम कर लेते हैं, इससे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं खूब। तो ये जो लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स की बात करेंगे, सबसे पहले इनकी पोएम है वीनस एंड एडोनिस, जिसे पब्लिश किया गया था 1593 में। 1593 में पब्लिश किया गया था वीनस एंड एडोनिस को। ये एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है जिसे डेडिकेट किया गया हेनरी रेओथेस्ले और रेओथेस्ले को एड्रेस किया गया है और ये जो होते हैं 3rd अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन होते हैं। ये जो पोएम होती है इसमें टोटल 6 लाइन होती हैं, इसमें 6 लाइन होती हैं इस पोएम में, सॉरी 6 लाइन है बल्कि 6 लाइन का स्टेंजा होता है। ये जो पोएम होती है ये 6 लाइन का स्टेंजा होता है और 6 लाइन का जो स्टेंजा होता है उसमें क्या होता है कि एक क्वार्ट्रेन होती है और एक कपलेट होता है। क्वार्ट्रेन यानी कि 4 लाइन हो गया और कपलेट यानी कि 2 लाइन हो गया और ये दोनों मिलाकर के क्या बनते हैं, ये एक स्टेंजा बनते हैं। ये बेस्ड है ओविड के मेटामॉर्फोसिस पे, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब याद रखेंगे। सेकंड जो इनका है द रेप ऑफ लक्रेस है जो कि पब्लिश किया गया था 1594 में। ये भी एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है, इसे डेडिकेट किया गया है हेनरी रेओथेस्ले एंड बैरन ऑफ रिचफील्ड को इसे एड्रेस किया गया है। इसमें टोटल जो स्टेंजा होते हैं 265 स्टेंजा होता है, हर एक स्टेंजा में 7 लाइन्स होती हैं और इसे लिखा गया राइम रॉयल स्टेंजा में लिखा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे, राइम रॉयल स्टेंजा में इसे लिखा गया है और इसकी जो राइम स्कीम होती है वो ABA BBC इसकी राइम स्कीम होती है। अगला जो पोएम है 3rd होता है फीनिक्स एंड टर्टल, इनका पोएम होता है। फीनिक्स एंड टर्टल जो होता है ये एक एलिगरी होता है। ये क्या होता है, ये एक एलिगरी है, इट इज़ एन एलिगरी, एलिजी होता है और ये लव, आइडियल लव के बारे में इसमें डिस्क्राइब किया गया है। तो ये इनका होता है फीनिक्स एंड टर्टल होता है। अगला इनका जो पोएम है लवर्स कंप्लेंट होता है। लवर्स कंप्लेंट जो कि पब्लिश किया गया था 1609 में पब्लिश किया गया था इनके सोनेट्स के साथ में, ठीक है। तो इसे पब्लिश किया गया था, एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है, इसे एक अपेंडिक्स के रूप में पब्लिश किया गया था शेक्सपियर की सोनेट में 1609 में और इसे पब्लिश किया गया था थॉमस थॉर्पे के द्वारा। ये जो पोएम है इसमें टोटल 47 स्टेंजा है, हर एक स्टेंजा में 7 लाइन्स हैं और इसको भी राइम रॉयल स्टेंजा में लिखा गया है। इसकी राइम स्कीम AB BBC वही इसकी भी राइम स्कीम है और इसको पब्लिश किया गया था द पैशनेट पिलग्रिम। पैशनेट पिलग्रिम, इसके बाद में अगला जो है अगला वर्क है पैशनेट पिलग्रिम। पैशनेट पिलग्रिम एक अगला वर्क है। ये जो पैशनेट पिलग्रिम होता है ये कलेक्शन होता है 20 पोएम्स का। कितनी पोएम्स का कलेक्शन है ये 20 पोएम्स का कलेक्शन है जिसको पब्लिश किया गया था 1599 में विलियम जैगर्ट के द्वारा इसे पब्लिश किया गया था। लेकिन बहुत सारे क्रिटिक्स का मानना है कि ये जो वर्क इनका है द पैशनेट पिलग्रिम, इसमें शेक्सपियर के केवल 5 ही वर्क हैं, बाकी जो 20 इसमें टोटल है 20 में से केवल 5 ही वर्क शेक्सपियर के हैं, बाकी शेक्सपियर के नहीं है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो शेक्सपियर के लाइफ से रिलेटेड थे और इनके वर्क से रिलेटेड थे।
हमें उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।